दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की कमान संभाली, बागडोर उनके हाथ में आई, तब ऐसा लग रहा था कि देश में कुछ नया बदलाव सा आ गया है। 10 साल से कांग्रेस की सरकार देखते हुए लोगों को ये लग रहा था कि अब बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन 10 साल बीतने के बाद, 12 साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये लगने लगा है कि अब देश में उनकी छवि को कुछ चोट सी लग रही है। उनका जो जादू था वो जादू अब फीका पड़ने लगा है। कारण ये है कि पिछले 10 साल में 2 बार तो ऐसी स्थिति रही कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की जगह ही नहीं थी, यानी कि विपक्ष में इतना भी संख्या बल नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करते। यानी कि ये मान लीजिए 2014 और 2019 के चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन जब 2024 का चुनाव होता है और विपक्ष इतनी संख्या बल में आ जाता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोग नेता एलओपी बनाते हैं। पहले ये स्थिति थी कि राहुल गांधी को देश के प्रमुख मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बेवकूफ़ के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा सामने आई, उसमें राहुल की छवि काफ़ी निखर गई, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस पिछले 10 साल के अंतराल सदन में कुछ युवा तुर्क यानी कि यंग ब्रिगेड सांसदों के रूप में अंदर पहुंची है। तब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के माथे पे शिकन साफ दिखाई देती है। आपको लोकसभा की जो कार्रवाई है और सदन की जो प्रक्रिया है और टीवी डिबेट्स में जो मीडिया में जो सदन की कार्रवाई दिखाई जाती है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे युवा तुर्क यंग ब्रिगेड सामने सरकार की चूल्हे हिलाने में सफल दिख रही हैं। अब आपको बताएं कि युवा तुर्कों में वो हैं कौन। टीएमसी के सांसद व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, शांतनी घोष और सागरिका घोष, ये तो टीएमसी के हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, संदीप पांडे, राघव चड्ढा, इस टाइप के अनेक नेता सरकार की जड़ों में मट्ठा डालने में साबित हो रहे हैं। बिल्कुल उनके खड़े होने पर सरकार की समझ में नहीं आता कि उनकी बातों का किस तरीके से जवाब दिया जाए। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी सांसद है वो केवल मोदी की मेहरबानी से आए हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये कहा जाए कि विपक्ष में जितने भी बड़े नेता, जितने भी नए युवा सांसद बने हैं, वो सब एक से एक वेल क्वालिफाइड हैं। खास तौर से जब संसद में वो आते हैं तो होमवर्क करके आते हैं। उनको इस तरीके के जब भी वो बात करते हैं, रिसर्च और बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो सरकार की कमर तोड़ने में सफल दिखते हैं। बजट की बात कर लीजिए तो अभिषेक बनर्जी ने वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण को पानी पिला दिया। इसके अलावा जिस तरीके से राघव चड्ढा हैं, वो भी एक एक बात पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं और सरकार की कलाई खोलने में पूरी तरीके से सक्षम दिखते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ सदन में अपनी बात रखते हैं कि सरकार और बीजेपी सांसद सिवाय मुंह ताकने के कुछ नहीं रहते हैं। संजय सिंह ने वो अब सांसद हैं
जिन्होंने चलते सदन में मोदी सरकार चोर है ये तक कह दिया, चंदा चोर है, ऐसे इतने गंभीर आरोप सरकार पे लगाए। सरकार चुप रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। बानगी के रूप में देखिए किस तरीके से अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा और संजय सिंह अपनी बात संसद में रख रहे हैं और उनकी बातों को पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर, लेट मी क्लैरिफाई दैट राइट टू रिकॉल इज नॉट अ वेपन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर डेमोक्रेसी। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। Notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज, tragedy. माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। आप बजट पर चर्चा करिए माननीय सदस्य, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी, करिए। दर्द मैं बताता हूं। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है प्लीज कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब चर्चा भी हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए,
आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय हम यहाँ सदस्य, मैं छूट गए, आग्रह कर वो रही चले हूँ, गए वहाँ। कंप्लीट करिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, ये बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं? कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए। What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back.
Now let me tell you what is written about data. Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. Next, textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said, we're finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for, energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us.
And they will take our tariffs right back to 50%.